Morning, students. Due to the COVID-19 global pandemic, our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has taken the correct decision to order social distancing for the safety of our society. However, this has led to the closure of all the schools. Our principal sir, Shri Ravind Singh Chauhan ji, has thus come up with the pioneering idea of teaching you, the students, on the internet. All the teachers of ABIC, including me, Dr. Poonam Varshne, support Principal Sir's idea wholeheartedly. Thus, I am uploading the following video on active passive to continue your education. ये जो हमारा एक्टिव पैसिव चैप्टर है, ये क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक्टिव पैसिव को जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम ये जानें कि वॉइस क्या है। वॉइस एक प्रकार का वर्ब होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, और ना केवल सब्जेक्ट काम कर रहा है बल्कि ऑब्जेक्ट को हम कितनी प्रायोरिटी देते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इसी कॉम्बिनेशन पर ये जो चैप्टर है हमारा एक्टिव पैसिव वो बेस्ड होता है। इसलिए हम इस वॉइस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें ए से मतलब है एक्ट और दूसरा पैसिव। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें ए से मतलब है एक्टिव। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि डायरेक्ट जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, राम प्लेज क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट किसके द्वारा खेला गया, राम के द्वारा। अब हम इसी को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो वो क्रिकेट इज प्लेड बाय राम बनता है। अब हमने ये जो बनाया इसमें कौन कौन से नियमों का प्रयोग किया, किस प्रकार से हमने इसको चेंज किया, उसको देखने के लिए अब हम इस चार्ट पर आते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारा जो ये चेंज ऑफ एक्टिव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव है वो किस प्रकार से है। हम सभी जानते हैं ये जो हमारा चार्ट है ये टेंस पर बेस्ड है। हम सभी जानते हैं कि टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों की चार कैटेगरीज होती हैं, चाहे हम उसको सिंपल कहें या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार हमारी इसकी कैटेगरीज होती हैं। तो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी टोटल मिलाकर ये हमारे 12 होते हैं। अब हम इनमें प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं उसको देखेंगे। इस चेंज को करने के लिए यहाँ पर हमने सबसे छोटा सेंटेंस यूज़ किया है, एक वर्ब लिया है और एक सब्जेक्ट लिया है, जिसके आधार पर हमने इनको चेंज किया है। आई गो को हमने चेंज किया आई एम गॉन। तो हमने ये कौन सा नियम लगाया कि हमने एम और गॉन किया, इसके लिए हमने की थर्ड फॉर्म यानी गॉन का यूज़ किया। अब हम पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस में हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का हमने यूज़ किया हुआ है। आई वॉज गॉन हमने किया क्योंकि हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए था। आई हमारा के साथ हम यहाँ वॉज यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की। जब हम फ्यूचर में आते हैं तो यहाँ पर हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आई के साथ शैल का यूज़ किया है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर सहायक क्रिया का यूज़ किया, चाहे वो प्रेजेंट वाला था वहाँ हमने एम का यूज़ किया, पास्ट था हमने वहाँ वॉज का यूज़ किया। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी की जो सहायक क्रिया फॉर्म्स हमारी आती हैं, इज़ एम आर प्रेजेंट के लिए होती है और पास्ट के लिए वॉज और वर होती है, पर फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो जो ओरिजिनल हमारी फॉर्म होती है बी को हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो शैल बी और विल बी का हम प्रयोग करते हैं, और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, इसलिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई। तो ये जो हमारा तीनों थे ये उसमें हमने कवर कर लिए। अब हमारा कॉन्टिन्यूअस आता है, आई एम गोइंग। जब हमारा सहायक क्रिया ऑलरेडी हमको यहाँ दी हुई है तो हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब की हमको थर्ड फॉर्म लगानी है, रह गया आईएनजी। तो इस आईएनजी को हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ओरिजिनल बी का यूज़ एक बार फिर से करते हैं यहाँ पर, और बी के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमने है इसके साथ हमने बीइंग का यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। जब हम फ्यूचर टेंस पर आए कॉन्टिन्यूअस के,
तो वहाँ पर हमने देखा कि हमें शैल के साथ बी ऑलरेडी दिया हुआ है। जब हम बी ऑलरेडी हमें दिया हुआ है और हमें आईएनजी भी लगाना है, अगर हम इस आईएनजी को बी में लगा देते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं रह जाती है। लेकिन अगर हम इसमें बी में आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर हम इस आईएनजी को कहाँ ले जाएं। तो दोनों सूरत में हम दोनों कंडीशंस में ये देख पाते हैं कि हमारा ये नहीं बन पा रहा है। तो हमने इसको यहाँ रेड से क्रॉस किया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर पैसिव आपका नहीं बनेगा। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस पर। आई हैव गॉन, यहाँ पर हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी बी, हैव और डू में से परफेक्ट टेंस में हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, या पास्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं। तो हमने परफेक्ट में हैव का यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। जहाँ जहाँ परफेक्ट होता है वहाँ वहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम पैसिव के और परफेक्ट टेंस के अलावा और कहीं नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ भी किया। तो आई हैव के साथ हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें अब दो वर्ब की थर्ड फॉर्म्स चाहिए, एक परफेक्ट टेंस के लिए और एक पैसिव के लिए, तो दो थर्ड फॉर्म का हमने यूज़ किया। ऐसे ही हम जब पास्ट टेंस में आए, देन वी यूज्ड हैड प्लस बीन प्लस गॉन। आई हैड गॉन था तो उसको हमने आई हैड बीन गॉन में चेंज किया। जब हम फ्यूचर में आते हैं तो यहाँ शैल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है हमें, तो हमने शैल हैव के साथ बीन का यूज़ किया। हैड प्लस बीन प्लस गॉन, आई हैड गॉन था तो उसको हमने आई हैड बीन गॉन में चेंज किया। जब हम फ्यूचर में आते हैं तो यहाँ शैल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है हमें, तो हमने शैल हैव के साथ बीन का यूज़ किया और गॉन का यूज़ किया। तो ये परफेक्ट की भी हमारी तीनों कैटेगरीज कंप्लीट हो गई। अब जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं तो आई हैव बीन गोइंग, बीन ऑलरेडी आपके पास है, हैव आपने ऑलरेडी लगा चुका है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा शब्द नहीं रह जाता जिसमें हम आईएनजी को ऐड कर पाएँ, इसलिए यहाँ पर हमने फिर से क्रॉस किया हुआ है, ये भी हमारा नहीं बन पाता। सिमिलरली जब हम पास्ट परफेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारी वही प्रॉब्लम आती है और हम इसमें भी नहीं बना पाते। एंड लास्टली जो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वहाँ पर भी हम यही समस्या की वजह से इसको नहीं बना पाते। तो टोटल जो ये 12 हमारी कैटेगरीज हैं उनमें अगर आप देख रहे हैं तो 4 जगह ऐसी हैं, यानी कि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों का, जिसमें कि हम पैसिव नहीं बना पाते। यानी टोटल 12 में से 8 हमारी ऐसे होते हैं जिनमें हम बना पाते हैं। अब हम आते हैं फिर से एक बार रूल्स के ऊपर। यहाँ आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे थे उन सेंटेंसेस में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं, हम देखेंगे उनके आधार पे हमारे सारे नियम कैसे बनते हैं। तो पहला नियम हमारा जो बनता है वो यही, हम चाहे क्रम आपका कोई भी रखिए, आप पहला नियम आप इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हमने उसको सबसे पहले इसे यूज़ किया है कि यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग। जो दूसरा हमारा नियम था ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कीजिए। तो इन दो पर ही हमारा ये पूरा टेंस का जो चार्ट था वो डिपेंडेंट था या बेस्ड था। अब हमारा जो थर्ड है वो चेंज प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन कीजिए। आप लोग जो ज़्यादातर सेंटेंसेस देखते हैं उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको दोनों मिलते हैं, और आपको उनका स्थान परिवर्तन यानी कि रिप्लेस करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ और उसके बाद जो फोर्थ हमारा पॉइंट रह जाता है वो जाता है यूज़ बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। जो नया ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, इसको हम नया ऑब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले राम सब्जेक्ट था और बाद में आपने उसको ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो ये नया ऑब्जेक्ट कहलाता है। इससे पहले हम बाय का यूज़ अवश्य करेंगे। अब हम जब इतना सारा ये पढ़ चुके हैं तो हमने एक चीज़ को बार बार नोटिस किया कि हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है और कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो नॉन लिविंग होता है, यानी निर्जीव होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग होता है, यानी कि सजीव होता है। तो कई बार हमको ऐसे सेंटेंसेस भी मिल जाते हैं जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ऐसे केसेस में हम दोनों से सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी दोनों का प्रयोग अलग अलग सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये प्रोनाउन का चार्ट, क्योंकि जब हमारे सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं
उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के तौर पर अगर नाउन है तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास प्रोनाउन है तो उसे हमें ज़रूर चेंज करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्टिव है तो हमें उसे ऑब्जेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके आधार पर हमने एक ये चार्ट बनाया हुआ है। वैसे आप इसके बारे में प्रोनाउन जब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, पर आज मैं फिर से एक बार आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इनको रिवाइज करा देती हूँ। ये 3 पर्सन्स होते हैं प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनमें सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। जो सिंगुलर है वो आई है फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, और प्लूरल जो है वो उसका वी है, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हम एक से अधिक के बारे में बात करते हैं तो हम का यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही में हम यू का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर में ही, शी, इट का यूज़ करते हैं और प्लूरल में दे का यूज़ करते हैं। ये हमारे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव कहलाते हैं, क्योंकि इन सब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स की, कि हम जब इनका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उनके लिए हमें कौन से शब्द यूज़ करने हैं। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव रहता है। कि हम जब इनका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उनके लिए हमें कौन से शब्द यूज़ करने हैं। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव रहता है इट, और दे का ऑब्जेक्टिव बन जाता है देम। ये जो आप पजेसिव फॉर्म्स देख रहे हैं, ये 2 आपको दिखाई दे रही हैं। इनके बारे में आप जब प्रोनाउन चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे तब इनके बारे में आप वहाँ ठीक से डिटेल में समझ पाएंगे, क्योंकि इनकी यहाँ पर अभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ रही हूँ। अब हम एक्टिव पैसिव के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनके माध्यम से मैं आपको और बेहतर समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं, ही रीड्स दिस बुक। इसमें हमने नीचे लिखा हुआ है कि ही हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, और दिस बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नेचुरल है जब हम इसका स्थान परिवर्तन करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो हमने यहाँ पर किया। दिस बुक हमारा बन गया सब्जेक्ट। हमने नियम पढ़ा था कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट हम उसको यूज़ करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें एस और यस का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने इस का यूज़ किया। ये सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट था तो हमने इस का यूज़ किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों ही फॉर्म्स में एक ही होती है। उच्चारण इसका बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। ये तीनों ही फॉर्म्स में एक ही होती है। उच्चारण इसका बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ये फिर रीड आ गया। नया जो हमारा ऑब्जेक्ट रह गया, अब ये जो सब्जेक्ट था हमारा वो ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जैसे हमने आपको बताया ही के साथ की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, हिम का, तो हमने हिम का यूज़ किया ऑब्जेक्ट में और उससे पहले हमने बाई का यूज़ किया। तो हमारे सारे नियम यहाँ पर आ गए। हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, वर्ब भी आ गया, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई भी आ गया। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। राम इज़ कॉलिंग मी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है एज यूजुअल राम हुआ, ऑब्जेक्ट मी होगा, तो हमें इनका स्थान बदलना है। राम के साथ हम इस का यूज़ करते हैं। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म हमारी आई होती है, तो हमने यहाँ पर आई का यूज़ किया क्योंकि अब हमने इसको मी को सब्जेक्ट में चेंज किया तो वो आई बन गया। ही के साथ क्योंकि हमने इज़ यूज़ किया, पर आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर एम यूज़ किया। ING वर्ब है तो हमने बीइंग का यूज़ भी किया है। कॉल हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने ED लगाकर इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आई एम बीइंग कॉल्ड, और नए ऑब्जेक्ट से पहले जो कि राम हमारा सब्जेक्ट था, अब यहाँ नया ऑब्जेक्ट बन गया, उससे पहले हमने बाई का यूज़ किया और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड सेंटेंस पे। यू हेल्प्ड रीता। जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, इसलिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीता जो हमारा ऑब्जेक्ट थी वो यहाँ यहाँ पर सब्जेक्ट बन गई और इसके साथ सेम होता है, इसलिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीता जो हमारा ऑब्जेक्ट थी वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गई और इसके साथ क्योंकि ये पास्ट टेंस का वर्ब है हमने वॉज का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया,
और यू नया ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हमने उससे पहले बाई का प्रयोग किया। अगला जो हमारा सेंटेंस है, ही टीचेज मी इंग्लिश। यहाँ मी और इंग्लिश को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि हमने अभी पहले आपको बताया था कि दो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका लिविंग होता है। इनका अब मैं आपको यूज़ भी बता देती हूँ। जब दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप दोनों ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बना सकते हैं। हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट से अलग अलग बना के मैं बता रही हूँ। पहले मैं इंग्लिश, जो कि हमारा नॉन लिविंग है, इससे मैंने बनाया है इंग्लिश इज़ टॉट। तो जो मी या इस टाइप का कोई वर्ड होता है जो कि आपका लिविंग होता है, उससे पहले हम टू या फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ टू का यूज़ किया है। इंग्लिश इज़ टॉट टू मी बाई हिम। ही का हमने हिम में चेंज किया है और उससे पहले बाई का यूज़ किया है। इज़ हमारा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पहले हमने इंग्लिश बनाया था, अब हमें मी से बनाना है। तो मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो आई होती है, हमने हिम में चेंज किया है और उससे पहले बाई का यूज़ किया है। इज़ हमारा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पहले हमने इंग्लिश बनाया था, अब हमें मी से बनाना है। तो मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो आई होती है। तो आई एम टॉट इंग्लिश। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, सहायक क्रिया, हमने एम का यूज़ किया। टीचेस का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया। इंग्लिश को हमने लिख दिया और बाई के साथ हमने ही को हिम में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो ये दो ऑब्जेक्ट से हमारे सेंटेंसेस बन गए। लास्ट में एक सेंटेंस आपको और दे रही हूँ, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। दे आपका प्लूरल है, इसके साथ हमने हैव का यूज़ किया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और देयर वर्क। लेकिन जब देयर वर्क की हम बात करते हैं, यहाँ पर दे प्लूरल था तो हमने हैव का यूज़ किया, पर देयर वर्क की जब हम बात करते हैं तो वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ हैज़ आएगा। तो देयर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। इसके साथ ही मेरा ये आज का जो लेसन था एक्टिव पैसिव पर, एक बेसिक जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है उसको मैं उम्मीद करती हूँ आप याद करेंगे। उम्मीद करूँगी कि अगले चैप्टर में, अगली क्लास में मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊँ और इसके आगे का जो हिस्सा रह गया है अभी टेंस वाइज, वो सेंटेंस वाइज, वो मैं आपको फिर से आगे कंटिन्यू कर पाऊँ।